हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट सीनियर। इस चैनल पे क्लास 11th और 12th की मैथ्स को बहुत ही सिंपल, स्मार्ट और जेई ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। आप लोग अभी अभी क्लास 11th पे उठे हो, तो क्लास 11th और 12th का जो फाउंडेशन चैप्टर है, जो है सेट थ्योरी, इसके कुछ पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे, जो है इस चैनल का पहला वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लास करेंगे इस चैनल पे, तो चैनल पे जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैनल पे, शुरू करते हैं। सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले, ठीक है, सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ सिंबल्स हम सीख लेते हैं जो काम में आएगा। कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ गिने चुने सिंबल्स ही सीखेंगे। तो देख लेते हैं वो क्या है। ये जो सिंबल हम लिखेंगे ना, इसको तुम भी नोट कर लेना। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो अच्छा होगा। इसको या फिर इसको, ये दोनों में से किसी एक को हम लिखेंगे तो वो कहलाएगा सच दैट। क्या कहलाएगा? सच दैट कहलाएगा। ठीक है, इसको या फिर इसको अगर लिखते हैं तो, अगर आपको ऐसे कोई सिंबल मिल जाए कहीं पर, इसको तुम बोलोगे बिलोंग्स टू। क्या बोलोगे? बिलोंग्स टू। जैसे कि मेरे फैमिली में मैं बिलोंग करता हूं, तो आई बिलोंग टू माई फैमिली। ठीक है, मेरा नाम जॉयदीप सर है, मतलब जॉयदीप है, तो मैं जॉयदीप बिलोंग्स टू जॉयदीप्स फैमिली। मैं मेरा फैमिली में बिलोंग करता हूं। कोई और इसमें बिलोंग नहीं करेगा मेरे फैमिली मेंबर के अतिरिक्त। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसी सिंबल को हम ऐसे काट देते हैं ना पेट से, तो उसको बोलेंगे हम डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर और एक सिंबल आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इसको बोलते हैं उल्टा ए। दैट इज फॉर ऑल बोलते हैं इसको, नॉट उल्टा ए, फॉर ऑल, सबके लिए। और एक सिंबल है जिसको हम यूज करेंगे, ये उल्टा ई। उसको हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट्स। क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट्स। ये एक सिंबल है, इसको अगर हम काट देते हैं पेट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी क्लास अगर कर रहे हो ना, तो नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाना बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तुम बहुत ही, अभी जो क्लास 11 का फेज है, नया नया आए हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। किसी ने मैथ्स लिया है, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है। जो मैथ्स लिए है उनके लिए वो जो अच्छा खबर ये है कि मैथ्स बहुत ही ईजी है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स वाकई ईजी है। बाकी सारे सब्जेक्ट को आप देख सकते हो, लेकिन मैथ्स बहुत ही ईजी है। तुम चैनल को फॉलो करते रहना, क्लास फॉलो करते रहना, आपको ईजी लगेगा। बोर्ड के हो या फिर जेई के हो, जेई के लिए हम तो पढ़ेंगे ही, बोर्ड्स के बच्चे के लिए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो सिंबल्स मैंने लिखा है उनको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम सेट को जो पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी क्या है, क्या वो जो है सेट बोलते हैं लोग ये क्या है। तो सेट थ्योरी में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ए सेट। सेट का डेफिनेशन ही तो जानना चाहिए ना पहले। सेट क्या है? ये जो सेट हम लिखेंगे वो क्या है? तो ये जो सेट है ना, वो है कलेक्शन। एक कलेक्शन है वो। ठीक है, a collection of distinct, well defined, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग। ठीक है, डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, इसको हम बोलते हैं सेट।
अभी हमने जो वर्ड लिखे हैं ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसको मार्क करके मैं रखता हूँ अभी, और ये वेल डिफाइंड है, इसको भी मार्क करके रखता हूँ। तुमने सेट का डेफिनेशन लिख लिया ना, अभी समझना पड़ेगा ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। चलो वेल डिफाइंड पहले समझते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब तो अलग अलग है, और कलेक्शन का मतलब क्या है, कलेक्शन है जिसमें कुछ आएगा। कलेक्शन आप बना सकते हो, कुछ भी कलेक्शन बना सकते हो। तो अगर आपको सेट को बनाना है तो वो क्या कर रहे हो, आप एक कलेक्शन बना रहे हो जिसमें जो आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और वेल डिफाइंड होंगे, अलग अलग होंगे, और जिनको तुम विदाउट एम्बिग्युइटी तुम बोल सकते हो कि इसमें आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड को पहले समझते हैं। अभी अभी तुम लोग क्लास 11 पे उठे हो, ठीक है। तो ये 11 का कक्षा है, समझ लो, रूम है, क्लासरूम है, ये है दरवाजा। तो इसके ऊपर लिखा है ओनली क्लास 11, और दरवाजे में आपके सर खड़े हैं, ठीक है, एक ऐसे खड़े हैं सर। अभी क्लास 10 का बच्चा आया है सामने, मान लो ये आया है, ये क्लास 10 का बच्चा है, वो आया है। अगर सर को बोल रहा है, सर मैं इस कलेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो सर ने बोला, बच्चे बोल तो तू कौन से क्लास में पढ़ता है। सर ने बोला, तो बच्चे ने बोला कि सर मैं तो क्लास 10 पे पढ़ता हूँ। तो सर ने बोला कि आप जो आने की कोशिश कर रहे हो ना, ये आपका लायक नहीं है, ये क्लास 11 का कलेक्शन है, आप क्लास 10 पे जाइए। मतलब इस कलेक्शन में जो आएंगे वो क्लास 11 के आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कलेक्शन का जो डेफिनेशन है वो डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, ओनली क्लास 11 के स्टूडेंट से आएंगे, ठीक है। अभी डिफाइंड तो समझ लिया, वेल डिफाइंड समझ लिया। अभी वेल डिफाइंड नहीं है, कौन सी चीज नहीं है वेल डिफाइंड, वो समझ लेते हैं। मान लो एक ही कलेक्शन तुमको बनाना है, ठीक है, एक कलेक्शन बनाना है जिसमें दुनिया के सारे लंबे जो लोग हैं ना वो आएंगे, ठीक है। कितना लंबा होंगे वो मेंशन नहीं किया है, सिर्फ लंबे लोग आएंगे। अभी कोई 5 फीट का आया है, कोई 6 फीट का आया है, कोई 6'3" का आया है, तो इनमें से कौन लंबा है, इसका तो पैरामीटर सेट नहीं है ना। ये इस चलो 5 फीट का जो बंदा है वो इधर आके खड़ा है, और जो ये सोच रहा है कि ये लंबा होगा कि नहीं, मतलब जो कलेक्शन बना रहा है, मान लो तुम ही बना रहे हो, ये तुम हो। अभी अब तुमको सोचना है कि 5 फीट लंबा है या फिर 6 फीट लंबा है या फिर 6'3" लंबा है। तो किसी के लिए 5 फीट भी लंबा हो गए, जो बोने हैं उनके लिए, जो 6 फीट के होंगे उनके भी लिए 5 फीट ठीक ठाक होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो 7 फीट है, तो ये तो सबसे लंबा है, जो पॉसिबल, ये क्या है, ये सबसे लंबा है। तो इस घर में कौन आएगा यहां से, तो एक वो क्या है, कैलेश क्रिएट हो गया ना, कि इनमें से कौन को किन को लंबा बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे। तो वो कलेक्शन जो है, कलेक्शन में कौन आएगा वो डिफाइंड नहीं है ठीक ढंग से। अगर इस कलेक्शन में ऐसा लिखता होता कि ओनली 5 फीट एंड एबव, 5 फीट और उनके ज्यादा जो होंगे वही इस कलेक्शन में आएंगे, तो इसी कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं, क्योंकि वो वेल डिफाइंड हो गया अभी। और सिर्फ लिखा होता टॉल पीपल, कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल्स, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता। ऐसा होता है ना कि किसी भी परिवार में एक फंक्शन हुआ है, हो रहा हो, इसमें ऐसे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जिनको तुम इनवाइट करना चाहते हो अपने वाइफ से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको तुम इनवाइट ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। तो वो लोग वेल डिफाइंड नहीं होते, इसीलिए वो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि उनको इनवाइट ना करने से अच्छा होगा। ऐसा होते हैं हर एक फैमिली में, हर एक में ना हो लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट ना करने से अच्छा लगता है। तो वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड नॉट, वो हमने समझ लिया। चलो वेल डिफाइंड को और एक एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक है, मैं दो कलेक्शन दे रहा हूं, इनमें तुमको बोलना है कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, कौन सा कलेक्शन सेट होगा, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होगा, ये तुमको बोलना है। तो पहला कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ all good people, all good people in the class, in a class, okay, एक क्लास में सारे अच्छे लोगों की कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ vowels, कलेक्शन ऑफ vowels in English अल्फाबेट्स, ठीक है। तो कलेक्शन तुमको दिया है मैंने, तो कलेक्शन तुमको दिया है, तुमको बोलना है कौन सा कलेक्शन डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। भाई अगर पहला कलेक्शन हम देखें तो पहला कलेक्शन बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड पीपल इन द क्लास। तो एक क्लास में, मान लो एक क्लास 11th का क्लास है, ठीक है, उस क्लास में तुम खड़े हो, तुम्हारे जो दोस्त थे वो शायद तुमको अच्छा बोल दे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुमको बुरा बोलेंगे, क्योंकि हर एक लोगों को अच्छा या बुरा बोलने के लिए लोग होते रहते हैं। तो किसी के लिए तुम अच्छे हो, किसी के लिए तुम बुरे हो। तो ये जो गुड है ना, ऑल गुड पीपल, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड पीपल, तो इस कलेक्शन में तुम आओगे क्या? अगर तुम्हारा दोस्त बना रहे तो हो सकते आ जाओ, और कोई और बना रहा हो तुम्हारा दुश्मन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा कोई दुश्मन ना हो इस दुनिया में, दुश्मनी बहुत ही घटिया चीज़ होता है, ठीक है। तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए तुम अच्छे हो, किसी के लिए तुम बुरे हो, तो कलेक्शन में तुम आ सकते हो या फिर ना भी आ सकते हो। तो एक एम्बिग्युइटी रह जाता है कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए इस कलेक्शन को हम सेट बोल नहीं सकते, क्योंकि वह वेल डिफाइंड नहीं है। इस कलेक्शन को देखते हैं, कलेक्शन ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ गिने चुने 5 ही वावल्स है, वो तो वेल डिफाइंड ही है कि इन 5 के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है और ये सेट बनाएगा, ये सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। अभी ये चीज़ हमने सीख लिया। अभी सेट को लिखते कैसे है ये सीखते हैं हम। तुमने नोट करना है तो कर लो, पॉज करके मैं इनको मिटा देता हूं। अभी एक कलेक्शन जो सेट है उसको लिखते कैसे है, सेट को लिखने का तरीका वो हमको समझना है। सेट को जनरली हम इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ई जे आई जे के एल एम एन एक्स, ठीक है, जेड तक हम डिनोट कर सकते हैं। तुम चाहो तो कुछ और सिंबल्स इजाद करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं तुमको। इन जनरल वी यूज ए बी सी डी ई एफ जी एच, दैट इज द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके। नाउ सेट को लिखने का तरीका और एक चीज़ है, किसी को अगर सेट लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर नहीं लिखोगे तो वो सेट नहीं होगा। तुम अगर ऐसे करके लिख देते हो ना, ये सेट नहीं है, सेट को तुमको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये अगर सेट होना है तो उसको क्या होना होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना होगा, ठीक है, और जिसमें डिस्टिंक्ट चीज़ें आना होगा, जिसमें डिस्टिंक्ट चीज़ें होना चाहिए। चलो अब डिस्टिंक्ट ये बात समझते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कलेक्शन में ऐसे ले लिया 1 2 3 4 4 4, ठीक है। अभी तुमको एक बात मैं बोल देता हूँ, सेट में जो आते हैं ना एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, जो लिखते हैं सेट के अंदर उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और 4 को हम 3 बार लिख दिए तो ये सेट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको मल्टी सेट बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको 4 बार या 3 बार लिखने में आपका पेन का जो इंक है वही खत्म होगा। इसको 3 बार लिखने का मतलब जो है, इसको 1 बार लिखने का मतलब वही है, ठीक है। तो एक कलेक्शन में एक चीज को 5 बार लिखो, 1000 बार लिखो, जो मतलब होगा उसको 1 बार लिखने का मतलब वही है। अभी दो सेट इक्वल कब होंगे? दो सेट तभी इक्वल होंगे जब इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब इनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑर्डर। मान लो मैंने भी एक सेट बनाया, इसमें मैंने लिख दिया 4 1 3 2, ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इस सेट में है, तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। इक्वलिटी के लिए क्या कंडीशन है? जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे इक्वल होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अभी सेट को लिखने का तरीका हमने समझ लिया। अभी सेट को भी और दो तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये तो है, मतलब सेट को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल लेटर से और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अभी सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको समझते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, सेट तो इतना इजी है, आप समझोगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद तुम अगर एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब जितना तक हम पढ़ाएंगे उसके बाद आप अगर एनसीईआरटी की बुक लेंगे, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि इतना तक तुम लोग कर सकते हो। चलो अभी सेट को लिखने का तरीका सोचते हैं। ये जो सेट है इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं। एक को बोलते हैं हम रोस्टर, एक को बोलते हैं हम रोस्टर, और एक को बोलते हैं हम सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। इसको भी तुम लिख सकते हो। अब रोस्टर क्या है? चलो रोस्टर का मतलब हम तुमको समझते हैं, तो समझाते हैं, ठीक है। मान लो एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ भावेल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ भावेल्स। तो ये सेट तो होगा ही ना, क्योंकि इसमें सब भावेल्स आएंगे। तो इस कलेक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर की मदद से एंड सेट बिल्डर की मदद से। कैसे कैसे लिख सकते हैं? रोस्टर की मदद से लिख सकते हैं एंड सेट बिल्डर की मदद से लिख सकते हैं। पहले हम रोस्टर की मदद से लिख के दिखाते हैं तुमको। तुम अगर सोचना चाहते हो तो सोचना भी ऐसे ही है। रोस्टर क्या है? चलो इस कलेक्शन को हम किसी एक नाम से डिनोट कर देते हैं। मान लो इस कलेक्शन का नाम है ए, ठीक है। इस कलेक्शन में कौन आएंगे? सारे भावेल्स आएंगे। तो रोस्टर में हम वही करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम कोमा देके लिख देते हैं। जैसे कि कलेक्शन में आएंगे भावेल्स, तो मैं लिख देता हूं ए ई आई ओ एंड यू। अगर ऑर्डर भी मैं चेंज कर देता ना तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर भी अगर चेंज कर देता तो कुछ नहीं होता। मैं अगर ए को पहले और ए से पहले अगर मैं यू को भी लिख देता ना तो कुछ नहीं होता। तो मुद्दा ये है कि रोस्टर में हम क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को कोमा देके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं अलग अलग करके। लेकिन वही अगर सेट बिल्डर को हमको यूज करना है तो हम क्या करेंगे? चलो इसी सेट को हम सेट बिल्डर के मदद से लिखते हैं। सेट बिल्डर में हम इस सेट के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एलिमेंट के साथ। ये तुमको अच्छे से समझना है। सेट के प्रॉपर्टीज बोलते हैं एलिमेंट के, ठीक है। तो इस कलेक्शन में कौन आएंगे? सारे भावेल्स आएंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स एक वेरिएबल हम डिनोट कर सकते हैं सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स इज ए भावेल। सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज बोल दिया कि इस सेट में जो एक्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, वो भावेल होंगे। क्या होंगे? भावेल्स होंगे, ठीक है। इस कलेक्शन में एक्स ऐसा एक्स आएगा जो भावेल्स होगा वही आएगा। तो अगर कोई बी बोलेगा तो बी इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, सारे भावेल्स आएंगे।
ठीक है, सारे भावल्स आएंगे। तो ये गया दो प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर, जिसमें एलिमेंट्स को हम कॉमा देके अलग अलग करके लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ये सेट बिल्डर, जिसमें हम सेट की जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी है उनको लिखते हैं ऐसे। एक्स ऐसा है सच दैट एक्स इज ए वावल, नॉट भावल्स, यह होगा भावल, ठीक है, ये अच्छा ही है। एक्स सच दैट एक्स इज ए वावल। तो जो ये पढ़ेगा उसको ऐसा मतलब मालूम होगा कि ये जो एक्स होंगे ना वो सारे के सारे भावल्स होंगे। तो भावल्स कितने, 5 है, वो 5 लिख देगा। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करते रहो और वीडियो को दोस्त के साथ शेयर करते रहो। ऐसे ही दमदार वीडियो तुमको मिलता रहेगा। और मैं चाहता हूँ बच्चे बड़ी आसानी से मैथ्स को सीखें। ठीक है, मैथ्स बहुत ही इजी है, मतलब अगर आप क्लास 11th-12th में हो तो बहुत ही ईजी है। और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा टफ तो होगा ही, क्योंकि जेई जॉइंट एंट्रेंस, उसके लिए तुमको अलग से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी बुक करके कोई जेई निकाल नहीं सकता। अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर लो आपका जेई निकल जाएगा, आप निकालते रह जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट तो तुमको रह जाएगा, हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका तो जानना पड़ेगा, कैसे करें। तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को तो सीख लेते हैं ना, फिर बाद में देखते क्या होता है। तो मैंने सेट को लिखने का जो दो तरीके हैं वो बोल दिया, क्या है, रोस्टर है और सेट बिल्डर है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए हो। फिर कुछ ऐसे सेट्स होते हैं ना जो हर जगह हम यूज करेंगे। तो बेसिक कुछ सेट्स है उसको हम लिख देते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इस कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम W से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम Z से डिनोट करेंगे या फिर I से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल I से। फिर आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नहीं, पहले हम लिख देते हैं रेशनल नंबर्स, इसको हम Q से डिनोट करेंगे। फिर आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और एक रह जाते हैं क्यों दे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को भी तो लिखना पड़ेगा, इरेशनल नंबर्स, इसको हम Q के कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, Q के कॉम्प्लीमेंट, Q टू द पावर C। तो ये जो सिंबल्स है तुमको लिख लेना है, क्यों बहुत काम में आएगा। ये तुमको नोटेशन तो याद रहना चाहिए ना, तभी तो इसके ऑपरेशन कर सकते हो। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने सेट को लिखना सीख लिया, ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं, देख लेते हैं तुमको रोस्टर एंड सेट बिल्डर आता है कि नहीं आता है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये हमारा कलेक्शन। इसको हम दो तरीके से लिखेंगे, एक है सेट बिल्डर और एक है रोस्टर। पहले हम रोस्टर से लिखते हैं। चलो, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। तो ये एक सेट होगा जिसमें कौन आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता ही रहेगा। फिर इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर के रूप से, n such that n is a natural number। ठीक है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें हमने सारे नंबर्स को कॉमा देके अलग कर दिया।
इसमें हमने बोला कि इस सेट में ऐसा ही एन आएगा जो एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो जीरो तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर का सेट है। अभी और एक कलेक्शन लिख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन और इक्वल्स टू 12। एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें क्या होगा, मल्टीपल्स आएंगे, 3 के जो मल्टीपल्स है वो आएंगे और कितने तक आएंगे, 12 तक, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स 12 तक ही आएंगे। तो इस कलेक्शन को मान लो हमने ए से डिनोट किया है, तो इसको अगर रोस्टर से लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे मल्टीपल्स है, हमको सिर्फ 12 तक लेना है, ठीक है। फिर इसको अगर हम सेट बिल्डर के रूप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो इस जो सेट है इसमें जो एलिमेंट आएगा वो x है, तो x कैसा होगा, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ of 3 and which is less than or equal to 12। तो एक कलेक्शन है जिसमें ऐसे एक्स आएंगे जो क्या है, 3 के मल्टीपल है और 12 से छोटा या इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी एक चीज नोटिस करो, ये जो सेट है इसका एलिमेंट खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, चलता ही रहेगा, और इसका एलिमेंट खत्म हो गया है। तो यहां से सेट के 2 टाइप आए हैं, क्या है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट फाइनाइट है, मतलब गिन सकते हो एक टाइम तक और गिनने के बाद खत्म हो जाता है, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि ये, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। इसमें कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें 4 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर है इसमें कितने एलिमेंट्स है, अनगिनत एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। आई होप तुमको समझ आ गया कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। अभी हम कुछ सेट को सीखेंगे। एक स्पेशल सेट है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। एक हम ऐसे सेट को सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। जैसे कि तुम्हारे घर पे तुम इंपॉर्टेंट हो, तो सेट थ्योरी में एक ऐसा सेट है जिसको हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ उसको क्या लिखते हैं वो बोलूँगा। नल सेट, ठीक है, नल सेट, या फिर कोई बोलेगा इसको एम्प्टी सेट। कुछ नहीं है इसमें, एम्प्टी सेट में क्या नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज एन एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, कोई नहीं है जिसमें, जिसका कोई नहीं है वो है नल, वो है एम्प्टी। तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से या फिर कर्ली ब्रेसेस से जो खाली होता है। ये और ये दोनों ही नल सेट को डिनोट करते हैं या फिर एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है which of the following is empty set, which of the following is an empty set। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं, ये वाला ऑप्शन दे देता हूं, ये ऑप्शन 0,
इसमें से कौन है जो एम्प्टी है? तो कोई सोचेगा सर ये शायद एम्प्टी होगा। नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है इसमें 5 नाम का एक एलिमेंट है, इसमें भी 0 नाम का एलिमेंट है, तो ये दोनों एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी कौन है? सिर्फ ये है, जिसका कोई नहीं है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो आई होप तुमने एम्प्टी जो है वो उसको भी सीख लिया। अभी इतना अगर सीख लिया, ठीक है, तो तुमको कुछ और चीजें हम सिखा देते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये फाउंडेशन है क्लास 11 12 के सेट, जो रिलेशन फंक्शन को भी, ठीक है, बहुत सारा इसमें एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम सीखेंगे अभी सेट जो है इनके सबसेट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द सबसेट ऑफ अ सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलो सबसेट सीखते हैं। सबसेट्स, तो सबसेट क्या है और कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसेट होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सबसेट कौन सा है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, ये पहले समझ लेंगे। ठीक है, और सबसेट कैसे बनाना है इसको सबसे पहले सीखेंगे अभी। ठीक है, मान लो एक सेट है जिसमें ए है, बी है और सी है, तो इस सेट से हम सबसेट बना सकते हैं। सबसेट बनाने के लिए एक सेट चाहिए होता है और उसी सेट के एलिमेंट से हम सबसेट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने एक सेट बना लिया बी जिसमें सिर्फ ए आता है, मैंने एक सेट बना लिया कैपिटल सी जिसमें सिर्फ बी आता है, मैंने और एक सेट बना लिया डी जिसमें सिर्फ सी आएगा, और एक सेट बना लिया मैंने ई जिसमें सिर्फ ए और बी आएगा, और एक सेट बना लेता हूँ एफ जिसमें सिर्फ ए और सी आएगा, और एक सेट बना लेता हूँ जी जिसमें सिर्फ क्या आएगा, बी और सी आएगा। ठीक है, और एक सेट बना लेता हूँ जी एच जिसमें सारे ए बी सी आएंगे। ठीक है, अभी देखो इस सेट के एलिमेंट लेके ही हमने ये सेट बनाया है। चलो और एक सेट डिफाइन कर लेते हैं मैं आई, जिसमें आ रहा है ए सी और ई। अभी हमको बोलना है कौन सबसेट है, कौन सबसेट नहीं है, कौन प्रॉपर सबसेट है, कौन प्रॉपर नहीं है। ये जो एलिमेंट है इससे हमने बनाया है बी सेट को, तो इसके जितने भी एलिमेंट है इससे ही बनाया है हमने इतने सारे सेट को, सिर्फ इसको छोड़ के। ठीक है, तो इसके जैसे कि हमने इसके एलिमेंट से ये बनाया है, तो ये सबसेट होगा, ये भी 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 सबसेट एंड ये भी सबसेट होगा। तो सबसेट बनाने के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन है, ये है कि एक मेन सेट रहेगा उसके ही एलिमेंट से बनाएंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि मेन सेट में जितने एलिमेंट्स है मेरे सबसेट में भी उतना ही एलिमेंट है। ठीक है, अभी इसी चीज से 2 डेफिनेशन आया है, एक है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट में मेन सेट से एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होगा, मेन सेट में जितना भी एलिमेंट्स रहेंगे उससे एटलीस्ट एक कम होगा। एक से ज़्यादा कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक तो कम होगा ही। तो ये जो है ना बी सेट वो प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि एटलीस्ट एक कम होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है इससे एटलीस्ट एक कम होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 कम है, तो 2 कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर ही होगा। मैंने बोला एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट कम अगर हो गया तो वो प्रॉपर हो जाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो प्रॉपर होगा ही, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। ये जो एच सेट है ना ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ए में जितने एलिमेंट्स है एच में उतने ही एलिमेंट्स है, तो ये दोनों क्या हो गए,
प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आई पे। आई में ए है, सी है, जो कि ए और ए में है, जो एक ए में है, ए और सी दोनों ए में है, लेकिन ये जो ई है ना, ये ए में नहीं है, तो ये आई ए का सबसेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा। अभी सबसेट क्या है वो तो सीख लिया ना हमने, तो सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। ये जो ए सॉरी ये जो ए, ये तो ये इसका सबसेट कौन है? बी है। ई भी ए का सबसेट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। पर ये जो एच है, इसको हम बोलेंगे एच इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, और इसको बोलते हैं सबसेट और इक्वल, और इसको डायरेक्ट बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अगर ये सिंबल है तो उसको सबसेट बोलेंगे और ये प्रॉपर होगा, और अगर ये सिंबल है तो ये सबसेट होगा बट इम्प्रॉपर होगा, इसको बोलते हैं सबसेट और इक्वल, सबसेट और इक्वल, ठीक है। इसको बोलते हैं सबसेट और इक्वल, और इसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट, और सबसेट के ये दो ही सिंबल है। आई होप तुमको ये समझ आ गया। समझ अगर आता है तो वीडियो को धर से लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो। खाली आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और अगर किसी भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, आप कमेंट करके बोल देना कि सर थोड़ा और एलाबोरेटली बोलिए, कुछ और बेसिक से करवाइए, तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते रहे हम, ठीक है। तो सबसेट सीख लिया ना, तो ये सबसेट नहीं है, क्या ये एक सबसेट नहीं है। अभी प्रॉपर सबसेट सीख लिया, इम्प्रॉपर सबसेट सीख लिया, और एक चीज़ सीखना है जो बहुत ही मुश्किल लगता है उन बहुत लोगों को, लेकिन मेरे के लिए तो आसानी लगता है। तुमको बस एक बात को नोटिस करके रखना है और याद करके रखना है, ये जो एम्प्टी सेट है ना, वो सारे सेट्स के सबसेट है। ये एम्प्टी सेट सारे सेट के सबसेट्स है, ठीक है। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा, इसका प्रूफ भी है, मैं वो कराऊंगा नहीं कि काम में नहीं आएगा। तो तुमको ये याद रखना है कि ये जो सेट है वो हर किसी सेट के सबसेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे को बहुत काम करना है, तो बाकी सारे टॉपिक्स जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी तुमको बस 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर तुम एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान लो एक सेट है, यही सेट है, ए है, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट है ये क्या ए में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए में, हाँ बिलोंग कर रहा है। ये जो बी है ये क्या ए में बिलोंग कर रहा है? ये भी बिलोंग कर रहा है। चलो मैंने ले लिया ई, ई क्या ए में बिलोंग कर रहा है? तो ये ई में नहीं बिलोंग कर रहा है। बस बोलो एफ क्या ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कमेंट करके बोल दो। और फिर क्लास 11 के जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, बहुत ही काम आएगा। जो क्लास 11 के और 12 के बच्चे हैं उनको बहुत सारे शुभकामनाएं, क्योंकि आप नए नए क्लास 11 पे उठे हो, जो 11 पे उठे हो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत फल ज़रूर लाएगा। ओके बाय।